नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना सुरेश कुमार राव। एक नई क्लास लेकर के मनोविज्ञान के अंतर्गत अपनी यूनिट चल रही थी शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अलग अलग शिक्षा, इसकी परिभाषा, अर्थ, इसके कार्य क्षेत्र, उसके बाद में मनोविज्ञान, उसका भी अर्थ, उसका शाब्दिक अर्थ, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी परिभाषाएं, ये सब अपन देख चुके थे। शिक्षा मनोविज्ञान की भी परिभाषाएं अपन देख चुके थे, उनका कार्य क्षेत्र देख चुके थे। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हो चुकी थी, शिक्षा मनोविज्ञान की अलग अलग शाखाएं और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का योगदान जो था उसकी चर्चा भी अपन कर चुके थे। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो विधियां थी, उसके अध्ययन की विधियां, उनके भी अलग अलग प्रयोगात्मक विधि थी, अवलोकन विधि थी, उसके बाद में कुछ वस्तुनिष्ठ विधियां थी, उनके बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। अब शुरुआत करते हैं। इस सेशन के अंदर अपन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले, और इस कक्षा को देखने के बाद में आप निश्चित तौर पर ये आश्वस्त हो जाएंगे कि बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो आप सभी के लिए, जो कि समस्त शिक्षक भर्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई सी भी हो, या बीएड बीएसटीसी के भी अभ्यर्थी हों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं मनोविज्ञान के अंदर बल, फोर्सेज इन साइकोलॉजी। तो देखिए, मनोविज्ञान के अंदर प्रथम बल के रूप में जो जाना जाने वाला एक सिद्धांत है वो है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद, जिसके अंदर मन की अलग अलग जो चेतन मन है, अचेतन है या अचेतन मन है, उनका विश्लेषण है वो सिगमंड फ्राइड करते हैं। तो इस सिद्धांत को मनोविज्ञान के प्रथम बल के रूप में, फर्स्ट फोर्स के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में द्वितीय बल, साइकोलॉजी का सेकंड फोर्स है वो जेबी वाटसन का व्यवहारवाद, कि मानव जो है उसके अंदर चेतना, मन आदि सभी के ऊपर जो है वो सर्वोपरि है, वो व्यवहार ही है। तो जेबी वाटसन का व्यवहारवाद है वो सेकेंडरी फोर्स के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में टर्सरी फोर्स जो है, तृतीय जो बल है, वो अब्राहम मेस्लो का मानवतावाद, यानी कि मानव की जो इच्छाएं होती हैं वही सर्वोपरि होती हैं, वो इच्छाएं ही व्यवहार के रूप में झलकती हैं। तो अब्राहम मेस्लो का जो मानवतावाद है ये है तृतीय बल के रूप में जाना जाता है। तो ये सीधे सीधे फैक्ट हैं जिनको अपने को याद रखना है। प्रथम बल के रूप में फ्राइड फर्स्ट, ऐसे याद रख लेंगे, फ्राइड फर्स्ट, फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है वो प्रथम फोर्स है, प्रथम बल है। इसके बाद में द्वितीय बल है वो जेबी वाटसन का व्यवहारवाद है, और तृतीय बल है वो अब्राहम मेस्लो का मानवतावाद है। चलिए आगे बात करते हैं अपन कि मनोविज्ञान है उसके लक्ष्य क्या हैं। यानी मनोविज्ञान जो है वो अपना अध्ययन करती है, उसके अंदर किन किन चीज़ों को अपना टारगेट मान करके, किन किन चीज़ों को अपना गोल मान करके और अध्ययन करती है। तो देखिए, जो पहला लक्ष्य है मनोविज्ञान का वो है मापन तथा वर्णन। यानी कि मनोविज्ञान के अंदर किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं हैं, उसका व्यवहार है, उसकी मनोवृत्तियां हैं, उन सभी का, उसकी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन सब का सबसे पहले मापन किया जाता है। उसके लिए अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, और उस मापन के अंदर प्राप्त जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ठीक है। मनोविज्ञान के लक्ष्यों के अंदर अंतिम लक्ष्य है वो आएगा व्याख्या करना। अब वर्णन और व्याख्या है वो मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन शब्द आ रहा है ये मापन के संदर्भ में आ रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में या उसके व्यवहार के रूप में अलग अलग प्रेक्षणों से अपन जो मापन करेंगे उसके आधार पर उसके व्यवहार का अपन वर्णन करेंगे, उन आंकड़ों के आधार पर वर्णन करेंगे। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि, यानी एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी हो सकती है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, उसके आधार पर उसका व्यवहार कैसा हो सकता है, उन सभी का वर्णन करना। या व्याख्या यहाँ पर व्याख्या अंतिम लक्ष्य है, लेकिन यहाँ ये जो व्याख्या शब्द आ रहा है वो इस डिस्क्रिप्शन के मुख्य रूप से डिस्क्राइब करने के संदर्भ में आ रहा है। अर्थात जो मापन अपन ने किया है उसके आधार पर जो अपन वर्णन कर रहे हैं, आंकड़ों का वर्णन कर रहे हैं, उसके संदर्भ में है। तो वर्णन करने के लिए क्या होता है, उसका सबसे पहले मापन करना होता है। ये जितनी भी अपन अभिरुचि वगैरह, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व, व्यवहार ये सब देख रहे हैं, उनका वर्णन करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा। मापन के लिए अपन क्या करेंगे, अलग अलग टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे। अब जो परीक्षण कर रहे हैं
वो परीक्षण भी अपने को सही आंकड़े दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए एक अच्छे परीक्षण के अंदर और जो दो मूल विशेषताएं हैं वो होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, और एक है वैधता। तो ये दो जो गुण हैं वो मूल रूप से किसी भी टेस्ट के अंदर होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अपन कि मापन के अंदर या किसी भी टेस्ट के अंदर कौन कौन से दो गुण होने चाहिए। तो एक है विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता क्या है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी प्रेक्षण के अंदर एक विद्यार्थी है, वो किसी गणित के प्रेक्षण के अंदर और बार बार समान अंक प्राप्त करता है, तो इस मापन के या इस परीक्षण के अंदर कौन सा गुण विद्यमान है? तो विश्वसनीयता का गुण है वो विद्यमान है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो बार बार मापने के ऊपर, यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी विद्यार्थी के ऊपर कोई टेस्ट किया जा रहा है, उसको बार बार टेस्ट करने के ऊपर जो प्राप्तांक हो रहे हैं वो समान प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं आ रही है। चाहे वो टेस्ट किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाकर के बाद में दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, या किसी अलग समय में किया जा रहा है, अलग परिस्थितियों में किया जा रहा है, तो भी उसके जो प्राप्तांक हैं वो समान प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं आ रही है। तो वो परीक्षण क्या होता है? विश्वसनीय होता है। तो सीधा सीधा अपने को यही ध्यान में रखना है, ये यहाँ पर कीवर्ड ध्यान में रखना है अपने को कि प्राप्तांकों में कोई भिन्नता नहीं आए, यानी प्राप्तांक हैं वो क्या रहें? समान रहें। तो फिर वो परीक्षण है वो क्या होता है? विश्वसनीय होता है। इसके बाद बात करते हैं वैधता की। तो वैधता के अंदर क्या है कि कोई भी परीक्षण है वो अपने जिस टारगेट के साथ बनाया है उसी विशेषता का या उसी लक्षण का मापन करे जिसके लिए उसे बनाया गया हो। अर्थात अपन किसी भी व्यक्ति के जैसे व्यक्तित्व मापन के लिए कोई परीक्षण बना रहे हैं, तो वह टेस्ट उसके व्यक्तित्व का सही सही मापन करे। इसका मतलब वो क्या है? वैध है, वैलिड है। अगर मान लीजिए अपन बुद्धि के परीक्षण के लिए कोई टेस्ट बना रहे हैं, तो वह टेस्ट, वह परीक्षण बुद्धि का मापन करे, तो फिर वो क्या है? वैध है। यानी जिस विशेषता, जिस लक्षण के लिए, उसके मापन के लिए उसको बनाया गया है, उसी के लिए वो कार्य कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वैलिड है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से विश्वसनीय और वैधता। बात करते हैं उसके बाद में, देखिए मापन एवं वर्णन के बाद में जो दूसरा लक्ष्य आता है मनोविज्ञान का, तो वो देखो, जब किसी भी व्यक्ति से संबंधित अपन मापन करते हैं, उसका कोई टेस्ट करते हैं, उसके आंकड़े जुटाते हैं, तो उन आंकड़ों के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं? कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, कुछ पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो ऐसे ऐसे आंकड़े अपने को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये भविष्य में ऐसा व्यवहार कर सकता है या इस तरह के परिणाम है वो प्राप्त हो सकते हैं। तो ये पूर्वानुमान। अब अपन जब पूर्वानुमान लगाते हैं तो फिर उन अनुमानों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? उस व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर नियंत्रण भी करते हैं। जैसे मान लीजिए 10th क्लास के अंदर किसी विद्यार्थी ने गणित के अंदर अच्छे अंक प्राप्त किए, तो अपन प्रिडिक्शन करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे कि यह बच्चा जो है वो आगे चल करके इंजीनियर बन सकता है। ये अपना पूर्वानुमान है। अब इस पूर्वानुमान को सही सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? उसको मैथमेटिक्स फैकल्टी के अंदर डालेंगे, मैथ्स ब्रांच दिलवाएंगे, उसके बाद उसको जेई की तैयारी करवाएंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे? इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर डालेंगे। यानी उसी के अनुसार उसका जो आगे का मार्ग, आगे का व्यवहार है वो अपन तय करेंगे। ये चीज़ किसके अंतर्गत आती है? नियंत्रण के अंतर्गत आती है। तो देखिए, साधारणतः मनोवैज्ञानिक द्वारा परीक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या करके किसी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, कि उसका भविष्य के अंदर व्यवहार है वो क्या रहने वाला है, किस प्रकार की उसकी एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं। किसी विद्यार्थी पर किए गए परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उसकी भावी प्रगति, यानी वो भविष्य में क्या करेगा, उसका पूर्वानुमान है वो लगाया जा सकता है। यही क्या है? पूर्वानुमान है, यानी यही प्रिडिक्शन है, जो कि एक मनोविज्ञान का लक्ष्य होता है। एक विद्यार्थी के भविष्य के बारे में पहचान करना, ये मनोविज्ञान का टारगेट होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो पूर्वानुमान है, जो अपन प्रिडिक्शन करते हैं, जो अपना पूर्व कथन है कि ये भविष्य में ये कर सकता है, ऐसा व्यवहार हो सकता है, उसके आधार पर ही व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है कि जो अपन ने प्रिडिक्शन किया है, जो अपन ने पूर्व कथन किया है, या जो अपन ने पूर्वानुमान लगाया है, जो भविष्यवाणी की है, वो भविष्यवाणी ठीक निकले। इसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके व्यवहार को कंट्रोल करेंगे कि जैसा प्रिडिक्शन, जैसी उम्मीदें अपन सब कर रहे हैं, वैसा ही उसका परिणाम भविष्य के अंदर आए। ये मनोविज्ञान के लक्ष्य के अंतर्गत रहता है। उसके बाद बात करते हैं व्याख्या। यहाँ व्याख्या किसकी आ रही है? व्यवहार की। वहाँ मापन और वर्णन है वो किसका था? आंकड़ों का था, जो प्राप्तांक थे उनका था। अब व्याख्या करेंगे अपन
व्यवहार की। तो मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य, ये प्रश्न पूछा जाता है, मनोविज्ञान का अंतिम टारगेट क्या होता है? तो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है कि उचित परीक्षणों के आधार पर, यानी कि जो तर्कसंगत, वैध और विश्वसनीय जो परीक्षण हैं उनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की क्या की जा सके, एक रिलायबल व्याख्या की जा सके, एक सटीक व्याख्या की जा सके कि इसका जो भविष्य में व्यवहार है वो इस प्रकार का रहेगा। तो ये व्यवहार की व्याख्या करना इसका मनोविज्ञान का क्या रहता है, अंतिम लक्ष्य रहता है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से मनोविज्ञान के जो टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, उनको आप समझ पाए होंगे। मापन और वर्णन, उसके बाद में पूर्वानुमान, और पूर्वानुमान को सही करने के लिए नियंत्रण किया जाएगा व्यवहार का, और उसके बाद में उसके व्यवहार की क्या की जाएगी, व्याख्या की जाएगी। तो ये मुख्य रूप से लक्ष्य रहेंगे मनोविज्ञान के। अब बात करते हैं अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय, यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स के अंदर आने की बहुत संभावना रहती है और बहुत बार आते भी हैं। हालांकि अगर इन अलग अलग इन सभी वैज्ञानिकों को, मनोवैज्ञानिकों को अपन आगे बुद्धि के अंदर या व्यवहार के अंदर, उनके मापन के अंदर पढ़ेंगे भी, अलग अलग विकास के अंदर इनका योगदान है वो रहता है। तो मनोविज्ञान में इनका योगदान है उसके टॉपिक के रूप में भी, और यहाँ पर स्कूल्स ऑफ मनोविज्ञान इस टॉपिक के रूप में भी अपन इनको पढ़ते हैं। तो देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, और इनको अपन याद करेंगे अभी साथ साथ। तो सबसे पहले है संरचनावाद, यानी स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। या जब अपन इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से जो मन है उसकी स्ट्रक्चर की व्याख्या की जाती है, अर्थात मन का निरीक्षण किया जाता है। तो ये क्या हो गया, अंतः निरीक्षणवाद भी इसको कहा जाता है, इंट्रोस्पेक्शनिज्म, ठीक है। तो क्या है, अंतः निरीक्षण या फिर संरचनावाद। इसके प्रवर्तक, ये सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन रहे, विलियम वुंट। अब विलियम वुंट के बाद में इनके जो शिष्य हैं टिचनर, वो इनके समर्थक थे। वेबर, फेकनर, ये सभी इनके क्या थे, समर्थक थे कि संरचनावाद है वो वास्तव में क्या है कि मन की, मस्तिष्क की स्ट्रक्चर की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो विलियम वुंट प्रवर्तक रहेंगे और समर्थक टिचनर, वेबर और फेकनर ये रहेंगे। अब देखो संरचनावाद जो शब्द है, हालांकि इसके प्रवर्तक तो कौन है संरचनावाद के, विलियम वुंट, लेकिन विलियम वुंट ने संरचनावाद शब्द का प्रतिपादन नहीं किया, शब्द नहीं दिया। ये शब्द किसने दिया, इसका प्रयोग किया था इनके शिष्य टिचनर ने। यह जो संरचनावाद है ये क्या मानी जाती है, मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय माना जाता है। यानी सबसे पहले मनोविज्ञान की जो अवधारणा निकल करके आई वो कौन सी आई, संरचनावाद की ही निकल करके आई 1892 के अंदर जर्मनी के अंदर, और ये संप्रदाय है वो विकसित हुआ, बढ़ा। अब बात करते हैं क्या है संरचनावाद। तो संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान है उसकी विषय वस्तु, यानी मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत जिसके ऊपर शोध किया जाएगा वो है व्यक्ति के चेतन अनुभव, यानी कि चेतन मन जो है उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया, ठीक है। अब जो चेतन अनुभव यानी कि चेतना जो उत्पन्न हो रही है ना, कॉन्शियसनेस उत्पन्न हो रही है, उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करी टिचनर ने। तो टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर की व्याख्या करी। तो स्ट्रक्चर की व्याख्या करने के कारण ही और ये जो संप्रदाय है वो क्या कहलाया, संरचनावाद कहलाया। तो देखिए चेतना के 3 तत्व बताए गए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑप्शन के अंदर ये तीनों तत्व दिए हुए होते हैं, कोई एक चौथा डाल दिया जाता है साथ में, और निम्न में से टिचनर ने चेतना का कौन सा तत्व नहीं बताया। इस प्रकार से ऑप्शन दे करके और प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले संवेदन, सेंसेशन, ठीक है, ये चेतना का, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर संवेदना होगी तभी वो उसके प्रति क्या करेगा, चेतन अनुभव करेगा। इसके बाद में भाव, फीलिंग्स या अनुराग, लगाव, ठीक है, ये चीज़ भाव या अनुराग। फिर जब भी जिस चीज़ के बारे में अपने अंदर संवेदना उत्पन्न होगी, जिसके प्रति भाव उत्पन्न होंगे, तो उनका क्या बनेगा, उस वस्तु का या उस व्यक्ति का अपने दिमाग में, अपने मन में क्या बनेगी, इमेज बनेगी, यानी उसकी प्रतिमा या उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये 3 मूल तत्व बताए किसके, चेतना के, किसने, टिचनर ने, ठीक है। 3 तत्व कौन से, संवेदन, सेंसेशन, भाव या अनुराग यानी फीलिंग या अफेक्शन, और उसके बाद में प्रतिमा, प्रतिबिंब, या फिर इसको क्या कहेंगे, इमेज। तो ये 3 तत्व बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि इस संप्रदाय में क्या किया गया, चेतना जो है इसके आधार पर मन की स्ट्रक्चर, मन या मस्तिष्क की स्ट्रक्चर का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया,
संरचनावाद कहा गया। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये संरचनावाद है। इसके अंदर क्या किया गया, मन की स्ट्रक्चर जिसको चेतना के रूप में व्याख्या करके और उसके बाद में चेतना के अलग अलग 3 तत्व बता करके और मन या मस्तिष्क की स्ट्रक्चर का विश्लेषण एक मनोवैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास किया गया। अतः इसको क्या बोलते हैं, संरचनावाद बोलते हैं। अब देखिए, वही बात, मन की स्ट्रक्चर की एक प्रॉपर व्याख्या नहीं हो सकती, इसलिए आने वाले वैज्ञानिक विलियम जेम्स, ठीक है, तो विलियम जेम्स है, वो क्या कहते हैं कि जो मन है या मस्तिष्क है उसकी स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका कार्य इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे वर्क करता है। तो उस कार्य के आधार पर जो अलग इसका एक संप्रदाय बना वो क्या कहलाया, प्रकार्यवाद या फिर कृत्यवाद या कार्यवाद, है ना, फंक्शनलिज्म कहलाया ये। ठीक है, फंक्शन कैसे होता है, मस्तिष्क है वो या मन है वो काम कैसे करता है, तो विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स, इसके जो अन्य समर्थक रहे उनके अंदर जॉन डीवी, कर्ट एंजिल, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने समर्थन किया प्रकार्यवाद का। इन्होंने क्या कहा कि चेतना के तत्वों के ऊपर बल नहीं दिया गया। जिस प्रकार से टिचनर ने चेतना के अलग अलग 3 तत्व बताए, उन्होंने ये कहा कि इसके तत्व हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ये जो मन है वो किस प्रकार से कार्य करता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने बल दिया, इसलिए इसको क्या कहा, प्रकार्यवाद कहा। अब देखिए, इनका क्या मानना था, ये मानते थे कि मन की संरचना के स्थान पर मन या मस्तिष्क जो है वो क्यों कार्य करता है, वो कार्य कैसे करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या रहती है और वो क्या कार्य करता है, उसका तरीका क्या रहता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मन की स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि मन का कार्य करने का तरीका, और ये कार्य करने का तरीका ही आगे चलकर किसके अंदर परिणत होता है, व्यवहार के अंदर होता है। तो इन्होंने कार्य प्रणाली के ऊपर ज़्यादा बल दिया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्रकार्यवाद कहा गया। अब बात करते हैं अपन आगे, गेस्टाल्टवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संप्रदाय है, साइकोलॉजी की एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल है, जिसके अंदर क्या कहेंगे अपन, गेस्टाल्टवाद, या गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ है वही समग्र है या समाकृतिक है। तो इसको समाकृतिवाद, या फिर अपन जानते हैं कि कोई भी संपूर्ण वस्तु है वो अपने अपने अलग अलग अवयवों से बनती है, तो इसको अवयववादी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रवर्तक देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मनोवैज्ञानिक कौन थे, मैक्स वर्दीमर। इसके बाद में इसके सह संस्थापक या समर्थक जो रहे हैं उनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है कोहलर तथा कोफका। अब गेस्टाल्ट जो शब्द है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। यानी इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया कि जब भी कोई बिंदु है, उस बिंदु का अपन अध्ययन कर रहे हैं या उसके प्रभाव को अपन पढ़ रहे हैं, तो उसके जो टुकड़े हैं अलग अलग अपन ने खंड कर रखे हैं, उन खंडों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टुकड़ों का योग। ठीक है, योग जो है वो ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इन्हें समग्र अध्ययन की बात करी इन्होंने। तो जो गेस्टाल्ट शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण या समग्र, वूल मैटर। तो इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार संपूर्ण या पूर्ण सदैव अपने भागों यानी अवयवों के योग से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अवयव जो अलग अलग हैं वो जब जुड़ेंगे तो जुड़ करके और क्या करते हैं, अपने अलग अलग जो हिस्से थे उनसे कुछ अधिक योगदान देने का, यानी कि वही बात, संगठन में शक्ति होती है। एक एक जो है अलग अलग वो किसी कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे, जबकि संगठित होकर के और एक साथ जब कोई वर्क करेंगे तो वो संपूर्ण हिस्सा है वो क्या होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ये बात इन्होंने कहने का प्रयास किया कि जो पूर्ण है वो क्या होता है, अवयवों से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसके बाद में अलग अलग देखो, मैक्स वर्दीमर है, उसने प्रत्यक्षण के ऊपर ज़्यादा कार्य किया कि प्रत्यक्ष क्या दिखाया जा सकता है, व्यवहार को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, उस प्रत्यक्षीकरण के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, कार्य किया इन्होंने। कोहलर जो थे उन्होंने अधिगम के संदर्भ में यानी लर्निंग की प्रोसेस क्या है उसके संदर्भ में ज़्यादा कार्य किया, और कोफका जो है उन्होंने स्मृति यानी मेमोरी जो है उसके बारे में ज़्यादा कार्य किया। तो ये अलग अलग पूछा जाता है कई बार कि मैक्स वर्दीमर है उन्होंने किस बिंदु पर ज़्यादा जोर दिया है, किसके ऊपर ज़्यादा कार्य किया, तो प्रत्यक्षण के ऊपर, कोहलर ने अधिगम के ऊपर, अधिगम के अलग अलग सिद्धांत भी दिए, और कोफका ने स्मृति यानी मेमोरी के ऊपर कार्य किया। तो ये गेस्टाल्टवाद और उसके अलग अलग मनोवैज्ञानिक। उसके बाद में सुपरिचित और प्रसिद्ध एक स्कूल आती है बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के संस्थापक वाटसन,
ठीक है, और इसके समर्थक रहे हैं जो, हालांकि अधिगम के अंदर और व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उनके अंदर अलग अलग सिद्धांत, अपन अधिगम के अलग अलग सिद्धांत पढ़ेंगे। उनके अंदर थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का, स्किनर, गुथरी, एडविन गुथरी, है ना, हल, टॉलमैन, अल्बर्ट बांडुरा, ये अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक आएंगे, ये सब किस धारणा के समर्थक हैं? व्यवहारवाद के ज़्यादा समर्थक हैं। हालांकि चूंकि मनोविज्ञान ने भी वर्तमान में अपना स्वरूप है वो किसके रूप में धारण कर रखा है? व्यवहार के रूप में कर रखा है। तो ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक, और इन्होंने किसको माना? व्यवहारवाद को, इसका समर्थन इन्होंने किया। तो संस्थापक जेबी वाटसन, और उसके बाद में ये सभी थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, जब सभी सुने हुए नाम मिलेंगे। इसके बाद में एडविन, ये आपका गुथरी, उसके बाद में हल, टॉलमैन और अल्बर्ट बांडुरा, ये सभी इसके समर्थक रहे हैं। अब व्यवहारवाद के अंदर सीधी सीधी बात करते हैं तो क्या है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, इन्होंने क्या नहीं मानी? चेतना को नहीं मान करके, और व्यवहार को किसको माना? मनोविज्ञान की विषय वस्तु या इसके ऊपर शोध कार्य का एक बिंदु माना। तो अब तक अपन ने जो बातें करी वो अलग अलग 3 सिद्धांतों के अंदर, सबसे पहले जो अपन ने बात करी थी उसके अंदर मस्तिष्क की स्ट्रक्चर की बात करी, संरचनावाद के अंदर। उसके बाद में उसके जो चेतना है उसके कार्य के बारे में अपन ने चर्चा करी, ठीक है, कि कार्य है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर जो बात आ रही है वो क्या आ रही है कि जो चेतना है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो करके, और क्या प्रभावी होती है? व्यवहार है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके बाद में वाटसन ने क्या किया? निरीक्षण योग्य व्यवहार के ऊपर बल दिया। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि निरीक्षण योग्य व्यवहार के बारे में। हालांकि व्यवहार शब्द आते ही अपन वाटसन के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए ध्यान में रखना है। निरीक्षण योग्य व्यवहार यानी ऐसा व्यवहार जो क्या हो? अपने सामने प्रत्यक्ष हो, और जिसका अपन क्या कर सकें? ऑब्जर्वेशन कर सकें, अवलोकन कर सकें, ठीक है। तो निरीक्षण योग्य व्यवहार के ऊपर बल दिया किसने? जेबी वाटसन ने। और इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसकी अध्ययन की विषय वस्तु जो है वो क्या होनी चाहिए? चेतना नहीं होकर के, और निरीक्षण योग्य व्यवहार है वो इसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवधारणा रही है, साइको एनालिटिक स्कूल, ठीक है, जिसके संस्थापक सिगमंड फ्रायड रहे, ठीक है। ये क्या कहते हैं? जिस प्रकार से पहले के पूर्व के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर चेतना के ऊपर ज़्यादा कार्य किया गया, चेतन मन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाला गया, लेकिन ये क्या बात करते हैं कि अचेतन मन जो है वो व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण होता है। यानी जो मुख्य रूप से कोई भी व्यक्ति है वो जिसका अपना प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ऐसा व्यवहार अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके पीछे जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? अचेतन मन से मिलती है। अचेतन मन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति की अधूरी इच्छाएं जो होती हैं, जो पूरी नहीं होती हैं, वो अचेतन मन के अंदर चली जाती हैं, और वो समय समय के ऊपर क्या होती हैं? बाहर आती हैं। उसके अनुसार वो व्यक्ति क्या करता है? असामान्य, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, ठीक है। तो उसका कारण कौन है? अचेतन मन है। ऐसी बात किसने करी? सिगमंड फ्रायड ने करी। और इस मन को, यानी कि अचेतन मन को और संपूर्ण मन का कितना पार्ट बताया? 9/10 भाग बताया। अपन ने पहले भी बात करी थी इसके अंदर कि जो चेतन मन है, जब मनोविज्ञान है उसको चेतना का विज्ञान माना गया, तब वहाँ ये बात कही गई थी कि जो चेतन मन है वो तो 1/10 भाग है। और उसके विरोधी कौन रहे थे? आलोचक मुख्य रूप से सिगमंड फ्रायड ही थे। वो कहते हैं कि जो चेतन मन है वो तो 1/10 ही है, जो अचेतन मन है वो कितना है? 9/10 है। और इसकी तुलना है वो इन्होंने किस प्रकार से करी कि जिस प्रकार से पानी के अंदर तैरता हुआ एक बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ का क्या है कि मैक्सिमम पार्ट, ये जो अपन देख रहे हैं, ये नीचे वाला पार्ट, ये मैक्सिमम पार्ट है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। और पानी के अंदर डूबे हुए भाग से तुलना किसकी करी इन्होंने? अचेतन मन से करी, कि 9/10 भाग है वो तो अंदर डूबा रहता है, यानी अंदर रहता है, अचेतन मन रहता है, जो बाहर परिलक्षित नहीं होता, वो असामान्य व्यवहार के रूप में बाहर आता है। जबकि 1/10 पार्ट, जैसे बर्फ के टुकड़े का बाहर निकला हुआ ये जो भाग है, बाहर का पार्ट, ठीक है, ये चेतन मन है। तो चेतन मन है वो तो बहुत ही कम है। अचेतन मन है वो 9/10 भाग है। 9/10 भाग अचेतन मन है, और 1/10 भाग है वो क्या है? चेतन मन है। तो इस प्रकार की बड़ी सुंदर इन्होंने व्याख्या करी। इसके बाद में अचेतन मन है उसके अध्ययन की अलग अलग 3 विधियां बताई इन्होंने। अचेतन मन है उसकी व्याख्या करने की, यानी उसको पढ़ने की, उसको समझने की 3 अलग अलग विधियां बताई। कि मुक्त साहचर्य, कि अपन क्या करें कि कोई भी व्यक्ति है उसके अचेतन मन की स्टडी करनी है तो उसके साथ रहें, और उसको क्या करें? अपना व्यवहार करने के लिए फ्री कर दें।
बिल्कुल मुक्त कर दें उसको। तो जब भी कोई व्यक्ति मुक्त रह करके व्यवहार करेगा, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, तो उसके अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं वो बाहर आएंगी और अपन क्या कर सकेंगे, उसके अचेतन मन की स्टडी कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, उसको अच्छी तरह से उसका मापन मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके बाद में है सम्मोहन, यानी कि अपन जिस व्यक्ति के ऊपर शोध कर रहे हैं उसके साथ इतने अपन घुल मिल जाएं कि वो अपने मन की, अंतर्मन की जो बातें हैं वो अपने साथ क्या करे, शेयर करे, तो भी अपन अचेतन मन की स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है स्वप्न की व्याख्या, यानी कोई भी किशोर या कोई भी व्यक्ति है वो क्या सपने देखता है, यानी उसकी थिंकिंग कैसी है, वो अपना भविष्य है वो किस प्रकार का चाहता है, उन स्वप्नों की व्याख्या, यानी उसके सपने क्या हैं, आगे क्या करना चाहता है वो, उनकी व्याख्या करके भी और अपन क्या कर सकते हैं, अचेतन मन है उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अचेतन मन के अध्ययन के लिए इन्होंने क्या करी, 3 विधियां बताई। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी कि अचेतन मन के अध्ययन के लिए और सिगमंड फ्रायड के द्वारा कौन कौन सी विधियां हैं वो बताई गई हैं। फ्रायड ने व्यवहार के अंदर लैंगिक मूल प्रवृत्ति, ठीक है, यानी कि काम प्रवृत्ति है वो मनुष्य के व्यवहार के अंदर प्रमुख होती है, ये बात किसने करी, सिगमंड फ्रायड ने करी। अब इस बात से और कुछ मनोवैज्ञानिक सहमत हुए तो कुछ इससे क्या हो गए, असहमत रहे। इसलिए इनके जो 2 समर्थक थे जो पहले समर्थन में थे वो इनसे क्या हो गए, अलग हो गए, और अलग होकर के और अपनी अलग अलग धारणाएं हैं वो प्रस्तुत करी। तो क्या धारणाएं प्रस्तुत करते हैं, देखो, ये भी एक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लैंगिक मूल प्रवृत्तियों के ऊपर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक है वो कौन है, तो वो है सिगमंड फ्रायड। चलिए देखिए बात करते हैं इनसे अलग होकर के और कार्यरत रहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अंदर कौन थे। तो एक तो हैं अल्फ्रेड एडलर। ये क्या करते हैं, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के ऊपर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति है उसकी अपनी साइकोलॉजी होती है, व्यक्तिगत राय होती है उसकी, उसके ऊपर बल दिया, तथा शक्ति अभिप्रेरक को प्रमुख माना व्यवहार के अंदर। यानी कोई भी व्यक्ति है वो अपने पावर मोटिव के अकॉर्डिंग, अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग, यानी जो क्षेत्र उसका मजबूत है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, व्यवहार करता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का मनोविज्ञान है वो क्या होता है, अलग होता है, यानी कि व्यक्तिगत होता है। ये बात कौन करते हैं, अल्फ्रेड एडलर करते हैं। इसलिए सब जगह जो लैंगिक प्रवृत्तियां हैं वो हावी नहीं हो सकती हैं, ऐसी बात कौन कहते हैं, एडलर कहते हैं। इसके बाद में कार्ल युंग, या इनको जुंग भी लिखा जाता है, तो ये हैं विश्लेषणवादी मनोविज्ञान के ऊपर बल देते हुए संचित अचेतन को प्रमुख मानते हैं। यानी व्यक्ति का व्यवहार है उसके अंदर अचेतन मन के अंदर जो जो बातें संचित हैं, स्टोर हैं, कलेक्ट हैं, कलेक्टिव कॉन्शियस जो है उसके ऊपर ये बल देते हैं कि व्यवहार है वो इसी के ऊपर, संचित अचेतन के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसका विश्लेषण करना ही क्या है, जो व्यक्ति के व्यवहार का मनोविज्ञान है। यानी ये विश्लेषणवादी मनोविज्ञान के ऊपर क्या करते हैं, जोर देते हैं, इसका प्रबल समर्थन करते हैं। तो ये भी पूछे जाने वाले प्रश्न है कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान के ऊपर बल देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो अल्फ्रेड एडलर, और विश्लेषणवादी मनोविज्ञान के ऊपर बल देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो कार्ल युंग या कार्ल जुंग। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद में कुछ नव फ्रायडवादी, यानी कि जो सिगमंड फ्रायड से अलग हो गए और अलग होकर के, यानी जो लैंगिक मूल प्रवृत्तियों वाला जो सिद्धांत था उनका, उनसे ये थोड़ा सा अलग राय रखने वाले, तो एना फ्रायड, ये पहले समर्थक ही थे सारे फ्रायड के, जब उन्होंने लैंगिक मूल प्रवृत्तियों को ही व्यवहार का कारक माना तब ये उनसे अलग हो गए और नव फ्रायडवादी अवधारणा इन्होंने दी। तो ये नव फ्रायडवादी वैज्ञानिक पूछ लिया जाता है मनोवैज्ञानिक, तो एना फ्रायड, उसके बाद में एरिक इरिक्सन, हॉर्नी और सलीवन, ये दोनों जो ये आपके 4 मनोवैज्ञानिक हैं, ये मुख्य रूप से कौन माने जाते हैं, नव फ्रायडवादी माने जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगला जो संप्रदाय, नेक्स्ट स्कूल जो है मनोविज्ञान का, तो उसके अंदर है मानवतावादी संप्रदाय। ठीक है, मानवतावादी शब्द आते ही मैं से मैं मिलाना है, मैस्लो, ठीक है, अब्राहम मैस्लो तथा कार्ल रोजर्स, ये दोनों मनोवैज्ञानिक हैं वो मानवतावादी संप्रदाय के क्या रहे हैं, समर्थक रहे हैं या प्रवर्तक रहे हैं। अब मानवतावादी संप्रदाय के अंदर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो अपनी इच्छाएं होती हैं, स्वतंत्र इच्छाएं होती हैं, उसके आधार पर क्या करता है व्यक्ति है वो व्यवहार करता है। तो देखिए क्या कहते हैं ये अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स, कि मानव का व्यवहार उसकी स्वतंत्र इच्छाओं के ऊपर, जिनको अपन मानवतावादी इच्छाएं कहते हैं, उनसे नियंत्रित होता है, न कि अचेतन मन के द्वारा। जिस प्रकार से सिगमंड फ्रायड अचेतन मन की बात करते हैं, ये उसको ठुकराते हैं। ये ऐसे कहते हैं कि अचेतन मन अंदर दबी हुई इच्छाएं नहीं, उसकी जो स्वतंत्र इच्छाएं हैं उनके ऊपर, यानी उसके
व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करना चाहता है, व्यवहार करना चाहता है। ये बात कौन करते हैं, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। चलिए, स्वतंत्र इच्छाओं यानी कि इन्होंने व्यक्ति की क्या स्वतंत्र इच्छाओं के ऊपर यानी कि मानवतावादी सोच के ऊपर, आत्मवर्धी यानी कोई भी व्यक्ति है वो ऐसा व्यवहार करता है कि वो अपने आप की क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, अपने कद को, अपने स्टेटस को क्या कर सके, अप कर सके। आत्मसिद्धि यानी वो अपनी बात को क्या कर सके, सत्य सिद्ध कर सके। ठीक है, सर्वोच्च स्तर के ऊपर वो अपने आप को स्थापित कर सके, ऐसी उस व्यक्ति की क्या रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, और उसी के अनुसार वो व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, तो इन बातों के ऊपर अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स के द्वारा बल दिया गया। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्कूल, तो प्रेरकीय संप्रदाय, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर के और क्या करता है, व्यवहार करता है। तो देखिए इसके समर्थक जो रहे हैं वो हैं मुख्य रूप से समर्थक मानिए या फिर प्रवर्तक मानिए, इस सिद्धांत को, इस स्कूल्स के प्रणेता मानिए, तो विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल है, ये क्या कहते हैं कि व्यवहार जो है उसका मूल कारक या प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, मोटिव जो है, मोटिवेशन देने वाला जो कारक है वो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। यानी व्यक्ति जो है उसकी मूल प्रवृत्तियां या मूल इच्छाएं जो हैं वो क्या करती हैं, व्यवहार को प्रेरित करती हैं। इसलिए इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया, प्रेरकीय संप्रदाय पड़ गया। अब मूल प्रवृत्तियां क्या हो सकती हैं, काम, क्रोध, ठीक है, या घृणा, प्रेम, ये सब क्या है, मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं। और उन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही क्या होता है, उनसे प्रेरणा लेकर के ही व्यक्ति है वो क्या करता है, बाह्य वातावरण के अंदर दूसरे व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करता है। तो ये थे आज के इस सेशन के अंदर मुख्य रूप से मूल जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि अलग अलग संप्रदाय जिनके अंदर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का योगदान अपन ने देखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको बेहद पसंद आएगा। और जब वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि चैनल ग्रोथ करे। और चैनल जब ग्रोथ करेगा तो फिर अपनी सबकी ग्रोथ है वो इसके साथ साथ ही, सबका मोटिव है, लक्ष्य है, वो एक बन करके और जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपको भी यहाँ पर अच्छी से अच्छी सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और मेरा भी जो मोटिवेशन है, आत्मविश्वास है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर रहेगा और अच्छे से अच्छा मैटर है वो देने का आपको प्रयास करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, बने रहिए चैनल के ऊपर, और अपना सहयोग, सपोर्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।